ऑफ फिजिक्स, आखिरकार आप फिजिक्स पढ़ ही क्यों रहे हैं। देन द नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिकल फिजिक्स, उसकी टेक्नोलॉजीज एंड सोसाइटी, यानी टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, इन सब से हमारी फिजिक्स का क्या रिलेशन है। यानी इन जनरल कहा जाए, आप जिस सब्जेक्ट में यहाँ पर उतरने जा रहे हैं, आफ्टर द 10th यू हैव सिलेक्टेड द फिजिक्स एज द पार्ट ऑफ योर कैरियर। क्योंकि अब जब आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आप किस ग्रुप के स्टूडेंट होंगे, या तो आप पीसीबी होंगे या पीसीएम होंगे। इसका अलावा आपका जो सिलेक्टिव है वो आपका फिजिक्स आपने एज ए सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि आखिरकार जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये है क्या, और पढ़ क्यों रहे हैं, इसका स्कोप क्या है, पढ़ने से क्या फ़ायदा है, आखिरकार कहाँ फिजिक्स की यूटिलिटी है और कहाँ नहीं। तो इसलिए मैंने कहा ये आपका पहला जो स्लाइड आपके सामने है, आपको सिलेबस बता देती है इस साल का जनरल हम क्या क्या लेते आएंगे। थोड़ा सा हम डिटेल में भी चलते हुए जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। जब आप जाते हैं, आपके लिए जहां से भी आपकी बुक्स या एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगी, सबसे पहले आपसे बताती हैं व्हाट इज द साइंस। आखिरकार साइंस क्या चीज़ है और साइंस क्या है। तो जनरल वे में हम में से ज़्यादातर लोगों को मालूम है साइंस का मतलब क्या होता है, सम सॉर्ट ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस क्या होगी, कहीं ना कहीं कोई सिस्टमेटिक नॉलेज है, लॉजिकल नॉलेज है। और कहाँ से आती है, तो वेरियस ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एटसेट्रा। जिससे मैं आपको एक एग्जांपल पे बात करता हूँ, माने चले साइंस या फिजिक्स के तौर पर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है। तो जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया कहाँ से, तो कहाँ से आया, कैसे आया, इसी पार्ट पर हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। जैसे सबसे पहले तो बताएगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन साइंस है भैया। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया कहाँ से, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डेफिनेटली न्यूटन ने कोई ऑब्जर्वेशन देखा, एक एप्पल नीचे गिरा था, घटना सबको मालूम है, एप्पल नीचे गिरा। इसके बाद उसने उसके लिए कहीं ना कहीं तमाम सारे ऑब्जर्वेशंस लिए, कैसे गिरा, कब गिरा, कितने टाइम में पहुंचा, अदर ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप किए जाएं उनका क्या होगा, इनके ऊपर उसने रिसर्च की, कुछ लॉज अप्लाई की, और तब जाके हम एक सिंपल से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तक पहुंच पाए। इसका मतलब यही आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि साइंस क्या है, अनलाइक द अदर फैक्ट्स। जैसे आप देखेंगे कोई रिलीजियस बुक उठाएं, रिलीजियस बुक इज अ स्टोरी, लेकिन कहाँ से आई, क्यों आई, ये आप नहीं बता सकते। साइंस के साथ बताएगा, साइंस आपकी क्या होगी, साइंस अगर आप देखेंगे तो आपसे कहा जाएगा इट इज अ सिस्टमैटिक। सबसे पहले मैंने कहा था कैसी नॉलेज होगी आपकी, सिस्टमेटिक होगी, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होगी। सिस्टमेटिक समझ में आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक जहाँ आप पहुँच रहे हैं, वन बाय वन चीज़ें आप सीखते हुए जाएंगे। और क्या होगा, अबाउट द वेरियस नेचुरल फिनोमेना। वेरियस नेचुरल फिनोमेना का मीनिंग क्या है, फिजिक्स के लिए जैसे हम आगे आपसे बात करेंगे, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना का साइंस कहलाता है। नेचर या नेचुरल फिनोमेना से हमारा मतलब ये, नेचर मतलब जो भी आपको अपने चारों तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जल, जंगल, ज़मीन, जो भी आदमी है, पहाड़ हैं, रिवर्स हैं, क्लाउड्स हैं, स्काई, प्लेनेट्स, जो कुछ भी आपको अपने चारों तरफ नज़र आता है, दैट ऑल फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ द नेचर। तो फिर नेचुरल फिनोमेना कौन से होंगे, नेचुरल फिनोमेना आप बरसों से देखेंगे, सदियों से आदमी जो था उसके दिमाग में कुछ छोटे छोटे सवाल चलते रहे, जैसे बिजली कैसे कड़कती है, पानी कैसे बरसता है, हाउ द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, व्हाट इज अ रेनबो, व्हाई दीज 7 कलर्स आर विजिबल टू अस, ऐसे तमाम सारे सवाल। सिंपल, बहुत पुरानी, अर्थ गोल है कि चपटी है, ऐसा तो नहीं कि हम चलते जाए अर्थ कहीं खत्म हो जाए, लोहा गोले नीचे नहीं गिर जाए। तो इन सारे क्वेश्चंस के जो जवाब थे वो आप देखना वही कहीं ना कहीं साइंस को फॉर्मेट करते हैं। और इसलिए मैंने कहा वेरियस नेचुरल फिनोमेना का साइंस है विच ह्यूमंस हैव गेन्ड थ्रू द केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स। जो कहाँ से आया है, केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स से। इसलिए मैंने एक न्यूटन का एग्जांपल आपको दिया था। तो न्यूटन ने ऐसा नहीं था सेब गिरा और अचानक से बस गिरते देखा बोले लाओ आई हैव टू राइट ए लॉ फॉर इट, नो। स्टडी की होगी, एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ऑब्जर्वेशंस ली होंगी, उनके बेसिस पे कहीं ना कहीं नॉलेज हम तक बनी। और क्या होगा, वही जो मैं वर्ड्स आपसे इस्तेमाल कर रहा था, कीन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्यूरेट रीडिंग्स। एक्यूरेट रीडिंग्स का मतलब भी समझ में आता होगा, सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल सम के दिन 11 तक आते आते किए हुए। रीडिंग्स यही होती हैं, जिसने कहा था एप्पल गिर रहा है, कितना डिस्टेंस था, क्या टाइम लगा, ये आपकी रीडिंग्स आएंगी। समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट रीडिंग्स होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जब आप इस पर जाएंगे तो एक साइंस का मतलब समझ में आता है, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज नॉलेज काय के बारे में होगी, वेरियस नेचुरल फिनोमेना के बारे में होगी,
कहाँ से आएगी वो भी आपने बताया, हमें मिलती है थ्रू द केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स, कीन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्यूरेट रीडिंग्स। एक्सपेरिमेंट्स, उनके ऑब्जर्वेशंस और केयरफुल और एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग्स, इनके थ्रू कहीं ना कहीं जब आप जाते हैं तो फिर आप एक सही लॉ तक पहुंच पाते हैं, दैट इज द साइंस। फिर आपने बोला साइंस के बाद फिर क्या होगा, फिर साइंस में हम क्या देखेंगे, तो जैसे आप देख सकते हैं व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब जैसे आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, बहुत सीरीज बात, साइंस तुमने ऑप्ट किया है, पहले ये तो पता लगा ले साइंस होती क्या है। फर्स्ट चैप्टर इसी बारे में बात करता है कि तुम पढ़ने तो आ गए, हमने क्या लिया है, बोले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिए, कल को हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे एटसेट्रा। भैया जो सब्जेक्ट लिए कम से कम ये तो पता हो कि हमारे पास उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, कितने टाइप का है, और यहीं से हमें समझ में आएगा कि हम आगे कहाँ जा सकते हैं। तो जैसे हमने कहा ब्रांचेस ऑफ साइंस, ब्रांचेस ऑफ साइंस में आप जाएंगे तो ब्रांचेस ऑफ साइंस मोटे तौर पे दो चीज़ों में आती हैं। कुछ साइंस की ब्रांच हैं जो आप देखेंगे लिविंग बीइंग्स से डील करती हैं, कुछ आपकी नॉन लिविंग बीइंग से डील करती हैं। और लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग से जो डील करती हैं, इनमें जो आप देखेंगे तो लिविंग बीइंग्स से जो डील करेंगी वो आपकी कहलाती है बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस का मीनिंग है, जैसे आपने पढ़ा है जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब कौन सी होंगी जो किससे डील कर रही होंगी, ये डील कर रही होती हैं अपने लिए लिविंग बीइंग से। ऐसे नॉन लिविंग बीइंग यानी मटेरियल्स से और इन सब चीज़ों से कौन डील करती हैं, फिजिकल साइंसेस। जैसे आपको मालूम है फिजिक्स या केमिस्ट्री, यही जो जनरल नॉलेज आपको देखें वही, और कुछ खास हम नहीं बताएंगे। कौन सी दो ब्रांच आप डिवाइड कर रहे हैं, एक फिजिकल साइंस डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे आप क्या कर रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस, और यहाँ पर नंबर गलत डला हुआ है तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको आप 2 कर लेंगे अपने बाद में। ये शीट अभी मैं आपको भेज दूंगा, शीट में कंप्लीट यही चीज़ें मौजूद है, एक बार आप इसको शीट से रीड कर लीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके यहाँ आते हैं उनको आप मेरा ख्याल इस बेसिस पे आराम से दे ले जाएंगे, जनरल नॉलेज टाइप चैप्टर है। क्या कहता है, फिजिकल साइंस कौन सी होगी, ऐसी साइंस जो डील करती है विद नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स यानी मैंने कहा था मटेरियल्स, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी। फिजिक्स मालूम है काय से डील करती है, नेचुरल फिनोमेना से। केमिस्ट्री पिछले साल ही पढ़ते आए हो, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड, बेस, सॉल्ट, यानी कहीं ना कहीं तमाम सारे केमिकल्स और मटेरियल से डील करेगी। ज्योग्राफी आपको मालूम है, ज्योग्राफी काय से डील करती है, ज्योग्राफी जो है इसको हम कहा जाए अर्थ साइंस आप कह सकते हैं। देन आवर टॉपिक इज देयर, बीच में एक छूट गया है जियोलॉजी। कोई मुझे बताएगा जियोलॉजी क्या होता है यार, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द जियोलॉजी? अर्थ के बारे में पढ़ना है। अर्थ के बारे में पढ़ना है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर रहेगा? ज्योग्राफी बाउंड्रीज के साथ पढ़ी जाती है। ज्योग्राफी ध्यान देखना, अर्थ सरफेस पे डील करती है, अर्थ सरफेस पे यहाँ फॉरेस्ट है, यहाँ डेजर्ट है, यहाँ नदियाँ हैं, यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ माउंटेन है, ये जियोग्राफी है। और जियोलॉजी बहुत ध्यान देखना, जियोलॉजी कहलाती है अर्थ साइंस। चट्टाने, रॉक्स आपके कितने टाइप्स की हैं, रॉक्स कैसे फॉर्म हुई, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनका क्या है, ऐसे ही मैंने कहा अर्थ के अंदर जैसे हम कई बार कहते हैं, जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा था मिनरल्स मिलते हैं, तो मिनरल्स में आप जाएंगे, ये जो अर्थ का एरिया, यहाँ डोलोमाइट मिल सकता है, यहाँ आपका बॉक्साइट मिल सकता है। इन चीज़ों से जो साइंस डील करता है वो आपके लिए किस नाम से रहता है, जियोलॉजी। देन देयर इज द एस्ट्रोनॉमी। कोई बताओ एस्ट्रोनॉमी यार फुर्ती से। स्पेस साइंस, बढ़िया। एस्ट्रोलॉजी? ये सर उस पे प्लैनेट्स, सब प्लैनेट्स, अबाउट प्लैनेट्स। ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, तो सेलेस्टियल बॉडीज से एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है? सर एस्ट्रोलॉजी में उनकी प्लेसेस और उनकी मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, आए तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखना जिसे आप समझ रहे हैं एस्ट्रो, ये सब एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी इज नोन एज द स्पेस साइंस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, ये आपकी स्पेस साइंस है। फिर आप पूछेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी को मैं हिंदी में बता देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो रिलेटेड विद द प्लेनेट्स, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कहलाती है ज्योतिषी।
अरे जी खिसक तो जाती है यार। ज्योतिष, ज्योतिष का मतलब समझ में आ रहा है? ज्योतिष भी आप देखना कहीं ना कहीं, अगर आप देखेंगे ज्योतिष जो है आपका एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा ज्योतिष साइंस नहीं होता है, तो मैं आपको याद बता दूं, देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक नाम हम यहाँ लोकल ग्वालियर का ले लेते हैं। ग्वालियर में सबको मालूम है द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ द मध्य प्रदेश, जीवाजी यूनिवर्सिटी। इट प्रोवाइड्स द बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन एस्ट्रोलॉजी। और जो आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे होंगे, तो एस्ट्रोलॉजी ध्यान रखना दो तरह की होती है। एक्चुअली ज्योतिष का नाम सुन के हमें क्या होता है, हमें याद आती है उनकी जो मंदिरों के बाहर या ऐसी किसी जगह हम कहते हैं पटरी पे बैठे होते हैं, कार्ड उठवाते हैं या एक तोते से भविष्य निकलवाते हैं, या मैंने कहा हाथ की रेखाएं फर्जी पकड़ ली, बोले रहे आपका गुरु बैठ गया है, शनि ये हो गया है, बोले आप ये पूजा कराइए। एक्चुअली ज्योतिष ये नहीं है, मैं बताऊँ। ज्योतिष पे अगर आप एग्जैक्ट ज्योतिष पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, जिस हम एग्जैक्ट ज्योतिष की बात कर रहे थे, ये ज्योतिष जो है एस्ट्रोलॉजी, इट इज़ अ साइंस। और इसीलिए आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर्स दीज आर अवेलेबल ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर की हेल्प से कई बार आपने ध्यान दिया होगा ना, हम जन्म पत्रियाँ और ये चीज़ बनवाते हैं, और जब कंप्यूटर की हेल्प से बनवाते हैं, सो यू आर डीलिंग विद द एस्ट्रोलॉजी। अगर कोई अच्छा जानकार होगा तो वो साइंटिफिक वे में पढ़ रहा होगा, और वो जो मैंने कहा था जो सड़क पर घूमने वाले लोग होते हैं जिन्होंने उसको हम कहते हैं वो कर दिया है, उनकी बात छोड़ना, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर रिमाइंड किया, कोई ऐसा नहीं समझे बोले ये काय की बात कर रहे हैं, ये साइंस कब से हो गई। इसके बाद आप जाएंगे लाइफ साइंसेज, तो सबको मालूम है बायोलॉजिकल साइंसेज, लिविंग थिंग्स से डिस्कस करेगी, बॉटनी। हाँ कोई सवाल? सर टैरो कार्ड्स एस्ट्रोलॉजी साइंस में आएंगे? टैरो कार्ड एस्ट्रोलॉजी साइंस में नहीं आते, साइंस में नहीं आते। साइंस में जो मोस्टली आता है वो ये वाले आते हैं, जैसे हम कहते हैं जन्म कुंडली, वो कितने 9 या कितने घर होते हैं तो नहीं बताते, ये सैटर्न मार्स और ये सब ये लेते हैं जनरली। टैरो कार्ड हम बता दें इसी का एक पार्ट है, कुछ लोग उसको उसमें काउंट करते हैं, ज़्यादातर लोग उसको उसमें काउंट नहीं करते। ऐसे आप देखेंगे एक और साइंस आता है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी को हम कहते हैं अंक शास्त्र। न्यूमरोलॉजी पे भी आप देखेंगे बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, और बहुत सारे लोग हम बता दें उसको भी साइंस का एक पार्ट मानते हैं, अगर प्रॉपरली डील किया जाए तो। लेकिन मैंने कहा था दिक्कत वही है, इनके साथ क्या हो गया, ये जो ब्रांच ऑफ साइंस थी इसके साथ लोगों ने इतना हम कहते हैं वो किया है खिलवाड़ के, बेचारे असली चीज़ें तो गायब ही हो गई, और तो लोग ज्योतिषी मतलब समझते हैं बेवकूफ़ आदमी को, है ना। अब जो हम बात कर रहे थे, बाकी इनके नाम जो आप सुने हुए हैं, जूलॉजी एनिमल से रिलेटेड है, ऑर्निथोलॉजी आपके बर्ड साइंस होता है, एंथ्रोपोलॉजी आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स की होती है। इनमें से बहुत सारे सुने होंगे, एक आध मेरा ख्याल है कौन सा नहीं सुना हो सकता, शायद एंटोमोलॉजी नहीं सुनी हो। एंटोमोलॉजी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, तो छोटे छोटे नाम है, मैंने कहा था जनरल नॉलेज का चैप्टर है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ते आइएगा, कुछ नाम याद हो जाएंगे। एंटोमोलॉजी क्या होती है तो आप पता चल जाएगा, इंसेक्ट्स के ऊपर पर्टिकुलरली जो जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी जिन्होंने लिए वो देख लें क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है। एनिमल्स के लिए जूलॉजी, बर्ड्स के लिए ऑर्निथोलॉजी, या मैंने कहा इंसेक्ट्स के लिए पढ़ोगे एंटोमोलॉजी। फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस क्या होती है, शायद इसका नाम किसी ने सुना हो। यस सर। क्या ध्यान दिलाओ जरा। एक ऐसी टीम होती है जो कि मतलब अंडर गवर्नमेंट ही काम करती है, या फिर वैसे काम करती है जो कि मर्डर्स वगैरह इन सब में पता करती है, मतलब सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से देखें, फिंगरप्रिंट स्टडी करना, या ध्यान देखना आप सही कहते हैं, जनरली मर्डर वगैरह में काम में आते हैं, फॉरेंसिक साइंस का ज़्यादातर यूज़ वहीं होते हैं इस टाइप की चीज़ों में। जैसे मान चले कोई मर्डर ही हुआ है, तो अब उस आदमी को जहर दिया गया, कैसे पता लगाओगे, तो पेट में जो मिलता है विसरा कहलाता है ना, जो पार्ट बचा रहता है उसकी जांच करना, बालों की जांच करना, कौन सा जहर दिया गया था, इस सारी साइंस को आप देखेंगे फॉरेंसिक साइंस में लाते हैं। फिंगरप्रिंट्स, ऐसे मैंने कहा था, डीएनए टेस्टिंग सबने सुनी होगी, ऐसी सारी चीज़ें आप देखना ये फॉरेंसिक साइंस में आती हैं। या जैसे कहीं किसी आदमी को गोली मारी गई है, अब यहाँ पर मान लो चलो यहाँ पर उसके होल है, अब ये होल गन का है या नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है, कार्बन पार्टिकल्स उस पर हैं कि नहीं। अब कार्बन पार्टिकल्स बर्न्ड हैं, अनबर्न्ड हैं, उस बेसिस पे डिस्टेंस ऑफ द गन आप देखेंगे, एक फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट ये भी कैलकुलेट करके चेक करा देता है, बोले अगर ये होल है
परसेंटेज ऑफ अनबर्न्ड और बर्न्ड कार्बन पार्टिकल ये है, मतलब गन का डिस्टेंस लगभग 10 फीट था। और बोले चूंकि जो होल हुआ है, बोले होल ऐसे में गया, तो इसका मतलब जिसने जो गोली मारने वाला था वो आपसे हाइट में छोटा था। तो ये जो साइंस आती है वो आप सही करते हैं। ये साइंस किस नाम से आनी आती है? दैट इज नोन एज दी फॉरेंसिक साइंस। तो जनरली इनके मतलब आपको क्लियर है, बढ़िया। अब एक नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद अगले नंबर पर हम जाएंगे। सर हाँ, एनाटॉमी क्या होता है सर? कौन सा? एनाटॉमी। एनाटॉमी, एनाटॉमी होती है शरीर की संरचना का साइंस। एनाटॉमी आप देखेंगे मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है। एनाटॉमी क्या होता है? जैसे आपने किसी बॉडी में हार्ट क्या फंक्शन कर रहा है, हार्ट कहाँ है, लिवर कहाँ है, क्या फंक्शन है, इंटेस्टाइन क्या है, क्या उसके वो है, ये एनाटॉमी कहलाता है। एनाटॉमी की इसलिए मैंने हिंदी की शरीर रचना विज्ञान, आपके शरीर का स्ट्रक्चर क्या है अंदर, ये एनाटॉमी कहलाती है। और एनाटॉमी का अगर मैं एग्जाम्पल याद आ जाए, वैसे तो सबको याद आ जाएगा, मैं याद दिला देता हूँ, मुन्ना भाई MBBS सबने देखी होगी। उसमें जो क्या नाम था वो गंजे प्रोफेसर का नाम मैं भूल गया, अरे जो कॉलेज का मालिक था यार, डॉक्टर अस्थाना। हाँ डॉक्टर अस्थाना, अब याद आ गया ना। एनाटॉमी वाले तो था वो, नहीं उसको लेके जाते हैं संजय दत्त को, एक मुर्दा पकड़ा देते हैं, बोले काटो, एनाटॉमी स्टडी करोगे। तो एनाटॉमी का लेक्चर है, एनाटॉमी मतलब। और एनाटॉमी इसलिए सबसे मेन साइंस माना जाता है मेडिकल में। क्यों? एनाटॉमी से ही तो आप पूरे पार्ट्स, कौन सा कहाँ है कहाँ नहीं है और क्या काम करता है, किसकी साइज नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, ये आप एनाटॉमी में ही सीखते हैं। क्या ये समझ में आता है? हाँ ना, मुझे बताया आप। कोई डाउट किसी और को? सर टैक्सोनॉमी। हाँ, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी तो लास्ट ईयर पढ़ी थी तो ना, 9th में, भूल गए? नहीं सर, याद नहीं आ रहा। नहीं याद आ रहा? टैक्सोनॉमी आपकी कहलाती थी, ये जो आप डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, ये इस ग्रुप से नामकरण की प्रक्रिया, है। नोमेनक्लेचर। हाँ, नोमेनक्लेचर कह सकते हैं, डिवाइड करना। बोलिए फाइलम का है, चलो फाइलम आइलम पता नहीं, बायोलॉजी वाला नहीं होगा तो याद नहीं होंगे उसे, सिंपल भाषा में बताया था। जो अपन डिवाइड करते थे, एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, प्रोटिस्टा है, अब तो याद आ रहे हैं थोड़े थोड़े ग्रुप्स में, फिर सब ग्रुप्स में वही फाइलम वगैरह कहलाते थे, उनमें जो डिवाइड करते थे टैक्सोनॉमी कहलाती थी, है ना। ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस मैंने कहा आपको मिलेंगी। अब एक नेक्स्ट जाते हैं जिस पर हम बात कर रहे थे। ये तो आपने एक जनरल पढ़ लिया, साइंस क्या है आपने पढ़ लिया, सिस्टमेटिक अप्रोच है, कहाँ से नॉलेज आई है, बाई केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स, और मैंने कहा था ऑब्जर्वेशंस एंड एग्जैक्ट रीडिंग्स। फिर मैंने आपको बात की थी साइंस कितने टाइप की होगी। नाउ वन मोर थिंग, साइंटिफिक अप्रोच एंड मेथड। साइंटिफिक अप्रोच एंड मेथड उसी पे रहता हूँ जो एक ग्रेविटेशन वाला एग्जांपल लिया था, अच्छा एग्जांपल याद रहता है लोगों को। साइंटिफिक मेथड या अप्रोच क्या है? एक्चुअली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट जो मेथड अप्लाई करते हैं वो साइंटिफिक मेथड कहलाता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा करेक्ट करूँगा आपको, ये मत समझ लेना कि साइंटिफिक मेथड पे साइंटिस्ट का ही कॉपीराइट है। एक्चुअली हम में से कोई भी बुद्धिमान प्राणी जिस मेथड को इस्तेमाल करता है अपनी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए, वो साइंटिफिक मेथड कहलाता है। साइंटिफिक का मतलब ही एक वेल एस्टेब्लिश्ड मेथड। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूँ, मैं आपके लेवल की प्रॉब्लम लेता हूँ, फिर इस पर दिखाऊंगा। माने चले आप में से अपनी बात करता हूँ, माने चले आप में से किसी को फिजिक्स की कोचिंग लगानी हो तो कैसे लगाएगा मुझे बताओ, बताओ ऋषभ जादौन, कैसे लगाओगे? है ऋषभ कि नहीं है? सर अपने भैया से पूछ लूंगा। भैया से पूछोगे, बढ़िया। यानी सबसे पहला काम क्या करोगे? डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन मतलब अपने भैया से, अपने फ्रेंड्स से, दीवारों पे हम कहते हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं इनसे, यानी आप एक डाटा कलेक्ट करेंगे, बोले भैया इतने इतने टीचर हमारे पास उपलब्ध हैं, ये कहलाते हैं। ये पहली चीज़ एक डाटा कलेक्ट आपने किया। मुझे सुनते हैं ना ध्यान से, फिर मैं इस पर जाऊँगा। अब सेकंड काम आप क्या करेंगे? जो तमाम सारे लोगों ने बताया ना, भैया बताएगा, बोले भैया त्रिवेदी सर बहुत अच्छे टीचर हैं, यानी आप एक हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। हाइपोथेसिस हिंदी में कहलाती है परिकल्पना। कल्पना की बात नहीं कर रहा, परिकल्पना। तो मैंने कहा हाइपोथेसिस आपने मन में, चूंकि भैया ने बताया, दो और लोगों ने बताया, तो आपने मान लिया त्रिवेदी सर शायद अच्छा पढ़ाते हैं। अब क्या करोगे बताओ आगे? आपसे मिलूंगा, कोचिंग पढ़ूंगा। सही कह रहे हो। पहले दो स्टेप समझ में आ गया। डाटा कलेक्शन, एक नॉर्मल चलता हुआ रूल बना लिया, बोले ये रूल मतलब कुछ भी, एक सॉल्यूशन बना लिया समस्या का, बोले त्रिवेदी सर सॉल्यूशन हो गया, चलता फिरता सॉल्यूशन।
फिर जो तीसरा स्टेप है वो टेस्ट किया तुमने, पढ़ोगे 2 दिन 4 दिन 6 दिन पढ़ोगे और भी देखोगे भैया क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, ये हुई टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब यहाँ से दो बात निकलेंगी, या तो तुम्हें सर जम जाएंगे, अगर जम गए तो क्या करोगे, ये फाइनल कंक्लूजन हो गया, फाइनल रिजल्ट, बोले अपने को 2 साल इनसे पढ़ना है, फाइनल थ्योरी नियम आपने बना लिया, समस्या परमानेंट हल हो गई। अच्छा मान लीजिए चलो अगर नहीं सही लगा तो क्या करोगे, तो भैया से कहेंगे अच्छा नहीं लग रहा, दूसरी सही कह कोचिंग में रहे हो। जाएंगे। इसका मतलब जो आपने हाइपोथेसिस मानी थी उसको आप करेक्ट करोगे, आपको लग रहा था त्रिवेदी सर अच्छे हैं, आप करेक्शन करोगे, नहीं त्रिवेदी सर अच्छे नहीं है, बोले अब शायद शर्मा सर अच्छे हैं, दैट इज द करेक्शन एंड हाइपोथेसिस। फिर उनको ट्राई, फिर वही प्रोसेस रिपीट करोगे, बस यही तो होता है साइंटिफिक सॉल्यूशन। और अनसाइंटिफिक कैसा होता है, अनसाइंटिफिक ऐसा होता है, आदमी आया, ऋषभ तुम फिजिक्स कहाँ जा रहे हो, ऋषभ बोला त्रिवेदी सर क्या, तो हम भी चलें, ऋषभ बोले हाँ चलो, चलो तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, ये नॉन साइंटिफिक हो गया। तो साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक दोनों सॉल्यूशंस, इसने रखा था इसमें साइंटिस्ट का कॉपीराइट नहीं, साइंटिस्ट ही इस्तेमाल करेंगे। साइंटिफिक होना स्टेट ऑफ माइंड है, साइंटिफिक होने का पीएचडी की डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। पीएचडी की डिग्री आप गले में पहन लेते हैं तो आप साइंटिफिक हो सकता है ना हो, आप केवल रटे हुए तोते हो कि आपने तमाम सारी चीज़ें रट रटा के एग्जाम पास कर लिए। साइंटिफिक वो भी हो सकता है जिसके पास डिग्रीज नहीं हो, वो थॉमस अल्वा एडिसन हो, जिसे बचपन में स्कूल से बाहर कर दिया गया हो, आइंस्टीन हो जो हम कहते हैं बस में सिंपल सफ़र करता रहा हो। साइंटिफिक होना एक अलग चीज़ है, इसीलिए मैं जाता हूँ, ध्यान देखो जो मैं बात कर रहा था उस पर पढ़ता हूँ। साइंटिफिक अप्रोच मैंने क्या कहा था, जो अभी आपने किया था उसी बात कर रहा हूँ, द सिस्टमेटिक स्टेप वाइज एंड लॉजिकल मेथड। आपके कैसे मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने कहा स्टेप वाइज सिस्टमेटिक और लॉजिकल मेथड, जो कौन यूज करेगा, साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट का मतलब मैंने फिर कहा, साइंटिस्ट का मतलब पीएचडी होल्डर नहीं कह रहा, साइंटिस्ट बाय माइंड, जिसकी मानसिक अवस्था साइंटिस्ट होने की है, इन स्टडीइंग नेचुरल फिनोमेना या फिर किसी रिसर्च, ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाती है साइंटिफिक मेथड। आप किसी भी नेचुरल फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो ये तो चलो बड़े लोगों का काम हो गया। हम तुम अपने नॉर्मल डेली लाइफ की समस्याएं सुलझा रहे हैं, वो भी हमारे लिए कौन सी रिसर्च से कम है, तो हमारे लिए भी यही सिस्टमेटिक स्टेप वाइज मेथड होगा। अच्छा इस मेथड में करोगे क्या, जो सबसे पहले ऋषभ ने कहा था, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस, कहीं ना कहीं डाटा कलेक्ट करेंगे, भैया से पूछेंगे, दोस्तों से, दीवारों पे छपे हुए ऐड पढ़ेंगे, कई बार घर में पम्फलेट आते हैं उनको जमा करके देखेंगे, ऑब्जर्वेशंस लेंगे। क्या करेंगे, टू वर्क आउट द प्रॉब्लम, सबसे पहले द साइंटिस्ट कनेक्ट, और इस कनेक्ट को कर देंगे डबल एल, इसको ध्यान रखना, सुधरवा लेंगे। कलेक्ट करता है सारा रेलिवेंट डाटा, क्या है समझ आ रहा है, जितना भी उससे रिलेटेड डाटा है उसको कलेक्ट करेगा। तो आज का साइंटिस्ट अपना कौन है, आज का साइंटिस्ट है अपना ऋषभ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके बाद कंसीडर टू द प्रॉब्लम बाय सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। तो चलो कोचिंग ढूंढने में तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं लगना था, यही लगना था, बोले पम्फलेट कलेक्ट कर लो, दूसरे दोस्त कहाँ जाते हैं उनसे पूछ लो, यही अगर कोई साइंटिफिक काम कर रहे हो तो उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर करके डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन पहला स्टेप क्लियर है, वो क्या है, ऑब्जर्वेशंस करके आपको सारा रेलिवेंट डाटा कलेक्ट करना है। अब जब रेलिवेंट डाटा कलेक्ट कर लोगे तो इसके बाद फिर तुम क्या करोगे, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप जाएगा उस पर चलते हैं। अगला स्टेप मैंने क्या कहा था, इन्होंने एक हाइपोथेसिस बना ली थी, परिकल्पना, शायद त्रिवेदी सर अच्छा पढ़ाते हैं इस डाटा के बेस पे, तो वही हमने लिया है। क्या लिया हुआ है, ध्यान से देखें, हमने लिया सेकंड स्टेप, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कोई भी एक काम चलाओ रूल, वर्किंग रूल, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वालिटेटिव मतलब जो अपन पूछते हैं, बोले यार कैसा कौन पढ़ाता है, वो अच्छा पढ़ाता है, वो खराब पढ़ता है, और इंडिया में लोग क्वालिटेटिव के बजाय क्वांटिटेटिव भी करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब फीस, बोले ये कितनी लेते हैं, वो कितनी लेते हैं, बोले सस्ता कौन है, तो बोले अपन उस पर ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा दोनों तरह से एनालिसिस कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। जब करोगे तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस, वर्किंग रूल इज फॉर्म्ड। क्या करोगे, एक वर्किंग रूल हमने फॉर्म कर लिया, बोले भैया त्रिवेदी सर बढ़िया है, सस्ते, सुंदर और टिकाऊ है ना, कम फीस में पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो चलो हो गई हाइपोथेसिस।
अब हाइपोथेसिस को भी क्या करना है, तो देखो जरा ध्यान से, इन्होंने क्या किया था, ये इस समय टेस्टिंग मोड में टेस्ट कर रहे हैं। क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस conclusions are drawn and predictions are observed। जो आपने predictions लिए थे, अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया से कराएंगे, predictions को आप ऑब्जर्व करें, पढ़ा रहे हैं नहीं भाई, देखना पड़ेगा ना। और अब क्या होगा, the predictions are verified, इन predictions को वेरीफाई करोगे। अगर न्यूटन होता तो न्यूटन ने ये ग्रेविटी कहा था भाई अर्थ हर चीज को अट्रैक्ट करती है, तो उसने क्या किया, सेब गिराया, अंगूर गिराया, कद्दू गिराया, सारी चीजें गिरा के देखी, प्रिडिक्शन था सारी चीजों को अट्रैक्ट करेगी, कर लिया तो वेरीफाई हो गया, हाँ करती। अच्छा नहीं करती तब की तब देखते। आपने अपनी समस्या में किया, आपने क्या देखा, बोले भैया अच्छा पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल कराएंगे, आप इन प्रिडिक्शन को वेरीफाई करेंगे, हो गए या नहीं हुए, दोनों बातें हो सकती हैं। क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो मुझे लगता है यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ जानी चाहिए। किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ फुर्ती से पूछो, कोई शंका? नो सर। नहीं, सर नो सर। नहीं ना, ठीक, यहाँ तक की सारी कहानियां समझ में आ गई ना। और इसके बाद चलते आते हैं, जब हमने कहा इस बार टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे आप जाएंगे, तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बाद आएगी फाइनल थ्योरी। जो मैं कह रहा था, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस दोनों काम हो सकते हैं, तो थ्योरी फेल हो जाएगी या फिर पास होगी। क्या है, इफ द कंक्लूजन्स एंड प्रेडिक्शंस आर वेरीफाइड, अगर वेरीफाई हो गए, देन द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एज फाइनल थ्योरी। तो फिर आपको इस फाइनल थ्योरी की तरह एक्सेप्ट कर लें, फिर शांति से फीस जमा करें और अगले साल पढ़ते जाएं 2 साल तक मजे से, फाइनल हो गया। लेकिन अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो न्यू हाइपोथेसिस इज फॉर्म्ड, तब शर्मा जी, वर्मा जी और विश्वकर्मा जी लगेंगे। तो उसमें क्या होगा, आप नई हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे और उसे आप दोबारा वेरीफाई करेंगे। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, प्रोसेस रिपीट करें। कब तक रिपीट करोगे, देख लो पढ़ के, मुझे क्या बताना, खुद ही तुम्हारे दिमाग में होगा, वही कह रहा होगा, कुछ अलग थोड़ा ना कहेगा। कब तक रिपीट करोगे, नहीं आया समझ में, बोलो। अब कोई डाउट आया ना बताएं, मनवाल को, यहाँ तक कोई समस्या आप किसी को? बदल दूं स्लाइड? यस सर, नो डाउट। ठीक, हाँ। तो इस तरह से आपको मोटे तौर पे क्या क्या समझ में आ गया। मैंने कहा वो बच्चे जरा ऐसी धीमा करो, खोपड़ी पे बल चल रहा है। ये आपसे कहता है नंबर 1, एक तो आपको समझ में आ गया साइंस क्या है, साइंस की ब्रांचेस क्या है, एक जनरल नॉलेज। फिर हमने जो कहा था, ये चीज़ जो हमने आपसे कहा था, साइंटिफिक मेथड्स, या ये केवल आप प्रॉब्लम्स में नहीं, आपको पढ़ने में भी लगेंगे। समझ में आ रहा है? इस ढंग से अगर आप पढ़ेंगे चीज़ों को करते हुए तो आप बेहतर रहेंगे। अब जाते हैं इस बात फिजिक्स। सवाल आता है फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कौन सी ब्रांच है। तो फिजिक्स की डेफिनेशन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सालों से, 9-10 से। फिजिक्स आपसे कहा जाता है वो ब्रांच होती है जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करती है। और नेचर या नेचुरल फिनोमेना की बात तो मैंने सबसे शुरुआत में ही की थी। मैंने कहा अपने आसपास जो भी आप सराउंडिंग्स देख रहे हैं, सारी सराउंडिंग्स क्या है, ये आपकी नेचर ही है। नेचुरल फिनोमेना मतलब फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, रेनबो, रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन एटसेट्रा, जो भी चीज़ें आप इस ढंग की देखते हैं, सारी क्या है, ये सब नेचुरल फिनोमेना है। इन्हीं को आप स्टडी करते हुए जाते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये हो गया हमारा फिजिक्स। अब एक सवाल आता है, क्या फिजिक्स में भी कोई ब्रांच है, फिजिक्स के भी पार्ट है? तो बताता हूँ, फिजिक्स के भी कई पार्ट आते हैं। इनमें सबसे पहले देखना, फिजिक्स के 2 मेन क्षेत्र माने जाते हैं। डोमेन मतलब समझ आ रहा हो, डोमेन मतलब होता है रीजन, समझ आ रहा है। डोमेन मतलब है ऐसा है कोई बाउंडेड सेट, थ्योरी 11th में पढ़ते हैं तो डोमेन आता है। मैं सिंपल डोमेन का मतलब बताता हूँ, जैसे ये डोमेन मतलब इतना रीजन, इतने क्षेत्र में हम कहीं हैं। तो 2 मेन क्षेत्र कौन से हैं देखना, एक कहलाता है मैक्रोस्कोपिक और एक कहलाता है माइक्रोस्कोपिक। आप पूछेंगे मैक्रो और माइक्रो का मतलब क्या है। माइक्रो मतलब होता है, ध्यान रखना, कहा जाए बहुत छोटे। एक्चुअली इनके लिए छोटे वर्ड नहीं आता, अगर आप कभी इनके लिए वर्ड देखेंगे तो ये आता है सूक्ष्म, समझ आ रहा है। और मैक्रो मतलब होते हैं जिनकी साइज नॉर्मल हो, हमने कहा जिनकी साइज कैसी हो, बड़ी हो। और बड़ी साइज वाली चीजें जो नॉर्मल आंख से देखने में आती हो,
माइक्रोस्कोपिक मैंने कहा जो नॉर्मल आई से आपको देखने में नहीं आएंगी, ठीक। और जब नॉर्मल चीजें हमने कहा देखने में नहीं आती और आती हैं, तो इनके लिए कहा जाओगे माइक्रोस्कोपिक। कौन से होंगे माइक्रोस्कोपिक? जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, ये अगर मूव कर रहा है तो ये कैसा है, आप समझ में आएगा, ये माइक्रोस्कोपिक है। लेकिन अगर आप मोशन ऑफ अर्थ देखेंगे अराउंड द सन, तो ये फिनोमेना कैसा माना जाएगा, ये फिनोमेना आपका होगा मैक्रोस्कोपिक। तो मुझे बताएं मैक्रो और माइक्रो का फर्क समझ में आता है। अब इसी बेस पे हम जो आपकी फिजिक्स होती है, इसी को दोनों पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, और दोनों पार्ट मैंने कहा इन्हीं साइज के बेसिस पे। सबसे पहला ध्यान देखना कौन सी आती है, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स ध्यान देखना, ये न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहलाती है। न्यूटन ने, जैसे आपको ध्यान होगा, एक सिंपल बात 9th करते हैं, लॉज ऑफ मोशन दिए हैं। तो मैं देखेगा लॉज ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है चलता रहेगा, अगर आप रोक दें तो रुका रहेगा। मैं याद दिलाता हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था, इफ अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, मूविंग बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। या एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ें ध्यान देखना किसके लिए अप्लाइड है, नॉर्मल बॉडीज के लिए। नॉर्मल बॉडी मतलब कोई स्टोन, कोई बॉल, कोई साइकिल, कोई ट्रक, इस टाइप की जो हमें दिखती हैं। तो ये जो आप बात करेंगे, मैं क्लासिकल फिजिक्स किससे बात करती है, मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना से बात करती है। मैक्रोस्कोपिक यानी लार्ज साइज्ड, यानी कहा जाए नॉर्मल साइज से साथ, विच में भी कौन से हो सकते हैं, जो आपके पार्टिकल लेबोरेटरी में हो। मैंने कहा बॉल या पेंडुलम, इनसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। टेरेस्ट्रियल हो, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर कोई भी हो, या एस्ट्रोनॉमिकल हो। एस्ट्रोनॉमिकल जैसे भी कह रहा था, अर्थ अराउंड द सन, मोशन स्टडी कर सकते हो। ये कैसा है, ये क्लासिकल है, इस स्केल पे कर रहे हो। इसमें आपकी कौन कौन सी ब्रांच आती है, देखें। इसमें आपकी आती है जैसे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की आप बात करेंगे, मैकेनिक्स वो आपकी ब्रांच है जिसमें कहीं ना कहीं हम फोर्स और उसके इफेक्ट्स की चर्चा करते हैं। ऑप्टिक्स किसी को मालूम है, ऑप्टिक्स कौन सी ब्रांच होती है? सर लेंस वगैरह से रिलेटेड, सही है। तो शॉर्ट में हम लिख देते हैं ये लाइट से रिलेटेड है, ठीक है ना। ऐसे आप देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ध्यान देखना, ये वो ब्रांच है जो हीट और वर्क इन दोनों के रिलेशंस पर बात करती है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का मैं एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे आपके इंजन बनते हैं पेट्रोल और डीजल, तो समझ में आ रहा होगा हीट और वर्क डन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो मालूम ही है, चार्जेस लास्ट ईयर ही पढ़ रहे थे, मोटर, डायनेमो, ये सब लास्ट ईयर पढ़े थे ना। तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप देखना लेबोरेटरी में दिखती हैं, ये ऐसी चीज़ें हमें आमने सामने दिख रही हैं। तो ये कौन सी है, क्लासिकल फिजिक्स है। अब आप एरोडायनेमिक्स क्या होता है? कौन सा? एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स आपका, एरोडायनेमिक्स इससे रिलेट करता है, जो एरोप्लेन्स होते हैं उनसे, इनकी जो डायनेमिक्स हमने कहा, जैसे इनकी शेप कैसी रखी जाए कि आपका एयर का फ्रिक्शन कम से कम हो। जैसे भी आप आगे जाएंगे तो इसका एक छोटा सा पार्ट हम पढ़ाएंगे, और वो आपका आएगा, एक चैप्टर आता है फ्लूइड्स वाला, उसमें आती है बर्नौलीज थ्योरम। एक सवाल बनता है कई बार, जब आप प्लेन को लेके ऐसे दौड़ते हैं तो प्लेन में ऐसा क्या होता है, प्लेन हवा में उड़ने लगता है। अगर सोचो हमें कार में 2 पंख लगा दें और ऐसे ही दौड़ा है तो क्या कार भी उड़ जाएगी? तो इसका आंसर हम डेफिनेटली देंगे, ये होता है बर्नौलीज थ्योरम, यानी कि अपथ्रस्ट की वजह से। तो ये जो ब्रांच आती है एरोडायनेमिक्स कहलाती है। एयर फ्रिक्शन कम से कम हो, अपलिफ्ट ज़्यादा मिले, फिर और भी तमाम सारी चीज़ें, फिर तो बहुत डिटेल में हम जाते हैं, इंजीनियरिंग बन जाती है पूरी की पूरी। सही है। सर हाइड्रोडायनेमिक क्या होता है? हाइट पहले तो बताएं, हाइड्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? पानी से रिलेटेड। पानी। अब समझ में आ गया होगा। जैसे ये एरोडायनेमिक्स पूछ रहे थे, सेम आप पूछ रहे हैं हाइड्रोडायनेमिक्स, बस अंतर इतना, ये फ्लाइट पर थे, आप सबमेरिन्स शिप्स पर हैं। शिप्स, सबमेरिन्स, इन सब में जो आप जाएंगे, डैम्स में आप देखेंगे, डैम्स जैसे हमने बनाए, ठीक है, डैम्स में आप देखेंगे 2 चीज़ें लगेंगी, एक हाइड्रोस्टैटिक्स और एक हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक जैसे डैम की वॉल बनी है, ये पीछे आप देखेंगे पानी भरता है, इसका प्रेशर लगता है, ये प्रेशर कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक्स। अब हाइड्रोडायनेमिक्स कौन सी होगी, जहाँ वाटर फ्लोइंग होगा,
जैसे किसी पाइप में आपका पानी चल रहा है, कैनाल में चल रहा है, अब उसका क्या प्रेशर होगा, क्या वेलोसिटी होगी, क्या अदर पैरामीटर्स होंगे, ये भी हम टॉपिक पढ़ते हैं। आप देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, जब आप इंजीनियरिंग में आते हैं तो इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में थर्ड सेम में आपने एक चैप्टर आता है फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से, और एक बहुत मज़ेदार बात है उसमें हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स दोनों आपको पढ़ाई जाती हैं। हाँ, 11th लेवल पे थोड़ी सी हाइड्रोस्टैटिक्स हम भी डिस्कस करेंगे, डायनेमिक्स का तो बहुत पिन सा पार्ट, स्टैटिक्स हम जरूर डिस्कस करेंगे, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक्स में आपका प्रेशर, आर्किमिडीज फोर्स यानी कि बायोवेंट फोर्स या थ्रस्ट, डेंसिटी, ऐसी कुछ एक चीज़ें हम लोग भी डिस्कस करेंगे। ठीक, और बताएं, और कोई डाउट पूछे? नहीं, ठीक, आए। इसके बाद ध्यान देखना, सेकंड ब्रांच जो आती है वो आती है आपके लिए क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है? एक्चुअली केमिस्ट्री में भी जाओगे तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में एक चीज़ बताई जाती थी, एक साइंटिस्ट हुआ करता था प्लांक, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह एक्सप्लेन करने से पहले बताया जाता है कि उसके पहले हम लोग ये मान के चलते थे लाइट वेव्स के फॉर्म में चलती है, पर प्लांक वो पहला आदमी था जिसने कहा लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती हैं, और ये पार्टिकल होते हैं पैकेट्स या बंडल्स ऑफ एनर्जी। किसी ने केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा? पहले ये बताओ। बढ़िया, अगर पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे होगे तो इन्हीं को कहा जाता है क्वांटा। वो तो वर्ड लिखा ही है इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये कहलाता है फोटोन, और इसकी एनर्जी होती है एच न्यू। एच आपका आता है प्लांक कांस्टेंट, वो हम लोग आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, 6.62 हम लोग भी पढ़ेंगे। न्यू कहलाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। तो ये जो मैकेनिक्स है, जो ध्यान देखना किन के लिए चलती है, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स के लिए। फोटोन समझ में आ रहा है, लाइट का पार्टिकल। अपने घर में ट्यूबलाइट या बल्ब जलाओ, जब पानी बरस रहा हो आसमान से, वाटर ड्रॉप्स बरसती हुई दिखती हैं। कभी ट्यूबलाइट जल रही है उससे कभी बरसता दिखा बोले धार धार देखो, ब्लैक स्क्रीन हो रही है। हैं? ब्लैक स्क्रीन हो रही है। ब्लैक स्क्रीन है, चेक करें क्या सबकी हो रही है क्या? हो रही है। है सबकी हो रही? नहीं हो रही, नहीं हो रही तो फिर हम बताएं ऋषभ, तो फिर लीव करके दोबारा ज्वाइन कर जाओ, नेटवर्क तुम्हारा गड़बड़ है। जो मैंने कहा जब आप जाएंगे तो इसलिए क्वांटम जो मैंने कहा था बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल से डिस्कस करेगा। तो ये कहा जाएगा, ध्यान देखना, इसमें कहा जाएगा डील्स विद माइक्रोस्कोपिक। ये किससे डील कर रहा है? ये डील कर रहा है जो मैंने कहा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से। अब समझ में आ गया होगा, माइक्रो और माइक्रो एट द माइन्यूट स्केल। ध्यान रखना, इसको मिनट स्केल मत पढ़ लेना, स्पेलिंग एक ही है, मिनट मतलब टाइम वाला मिनट, और माइन्यूट प्रोनाउंसिएशन ही समझ में आ रहा होगा। माइन्यूट की बात कर रहे हैं, स्केल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई। तो जहाँ प्लेनेट्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं, एटम या मॉलिक्यूल ही कर रहे हैं, वो कौन सी आपकी फिजिक्स होगी? वो होगी क्वांटम मैकेनिक्स। क्या इतना समझ में आ गया? हाँ ना बोले? यस सर। और आगे की तरफ थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं एक नेक्स्ट पर। इसके बाद क्या आपको क्या चीज़ बताई जाएगी? बताया जाएगा फिजिक्स इज ए वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। अब इसकी हम कुछ ब्रांचेस के नाम लेंगे जो आप पूछ रहे थे। इनमें से कुछ तो ध्यान रखना, ये सारी ब्रांच नहीं लिखी है, ये फंडामेंटल कुछ लिखी है आपकी जनरल नॉलेज में। कोई कहे सर सारी ब्रांच बताओ तो खुद ही 11 पेज में निकलेंगी। कौन कौन सी हमने कहा जो फिजिक्स को आप ग्रुप करते हैं, ध्यान देखना फिजिक्स को कौन कौन से हम कहते हैं हेडिंग्स में आप ग्रुप कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला आता है मैकेनिक्स। ये भी मैं पीछे ही बता रहा था। मैकेनिक्स का इससे साथ करती है फोर्स और उसके इफेक्ट। तो मालूम है फोर्स क्या करेगा, किसी चीज़ को चलाएगा या रोकेगा, यानी आप कहीं कह सकते हैं साइंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स या मोशन ऑल्सो। क्या बताएगा? काय से डील करती है विद ऑर्डरली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझ आ रहा है? इन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। मैक्रो का मतलब पहली कहा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, हमारे आपके बॉल और एक आ जाए कार के लिए ट्रू है। इनको लेके एटम और इलेक्ट्रॉन में मत घुस जाना, उनमें लगेंगे लेकिन उनमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लगेंगे। ये ध्यान रखिएगा। मैकेनिक्स कहाँ काम में आएगी आपको? मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स, ये भी 2 मिनट पहले बता रहा था। थर्मो, हाँ ये लो एट लो स्पीड का मतलब क्या है इसमें?
लो स्पीड इसलिए क्योंकि अगर आप हाई स्पीड की बात करेंगे तो आप ध्यान होगा फोटोन की स्पीड पे आप आ जाते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, ड्यूट्रॉन्स या फोटॉन्स, ये सब वेरी हाई स्पीड पार्टिकल होते हैं। वहाँ आपकी नॉर्मल मैकेनिक्स या कहा जाए क्लासिकल या न्यूटोनियन फिजिक्स नहीं लगती, वहाँ आपको लगेगी क्वांटम फिजिक्स। इसलिए ये स्पेशली कहा गया है कि हम काय की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं लो स्पीड की। नहीं तो कोई इसको कहाँ लेता चला जाएगा उठा के, बोले सर जैसे बॉल होती है, बॉल एक पार्टिकल, तो बोले फोटोन भी एक पार्टिकल, तो मैं बॉल के F बराबर है में फोटोन में भी लगाऊंगा, तो मेरा कहना होगा फोटोन में आपका ये चीज नहीं लगेगी, इसलिए इसमें लिखा है लो स्पीड। क्या अभी क्लियर हो गया? यस सर। ठीक, और एक चीज पे आगे जाते हैं, नेक्स्ट एक बताते हैं इसके बाद। नेक्स्ट आप देखें थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा थर्मोडायनेमिक्स तो ये बता ही रहे थे यार, थर्मोडायनेमिक्स क्या होगी? हीट और वर्क डन इन सब से रिलेट करती है, हीट, टेम्परेचर, वर्क डन एटसेट्रा। निकाल था मोटरसाइकिल के इंजन जो बनते हैं, पेट्रोल, डीजल, हीट इंजन, देख लें ये कहाँ से डील करेगी? डील्स विद द डिसऑर्डरली मोशन दैट इज हीट एंड टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज सिस्टम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तुम लास्ट ईयर ही पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो डायरेक्ट पढ़ सकते हो। डील्स विद द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको क्या बताना? साउंड मुझे बतानी पड़ेगी, हाँ ये नाम याद रखिएगा। जैसे आप ऑप्टिक्स, कभी किसी ने बताया था ऑप्टिक्स मतलब लेंस वगैरह की साइंस, किसी ने बिल्कुल सही बताया था, ऑप्टिक्स डील्स विद द लाइट, ऐसे ये नाम याद रखना, वो तो वैसे ही मालूम होता है। एक्स्टिक्स याद रखना, एक्स्टिक्स कहलाती है साइंस ऑफ साउंड। समझ में आ गया? तो ये तो वैसे ही दिख जाएगा, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द नेचर एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स में याद आएगा, 9th में हम अल्ट्रा साउंड इन और इस टाइप के हम कहते हैं इको, ऐसी चीज़ें पढ़ा करते थे, तो वो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे। अब ये क्लियर हो जाते हैं, इनमें कोई डाउट तो नहीं इन 3-4 नामों में? हाँ ना बताओ? नहीं? ठीक, नेक्स्ट एक जाते हैं। इसके बाद अगले नंबर पे आप देखेंगे, अगले नंबर पे हम जाएंगे, जो अपना नाम आएगा वो कौन सा आ जाएगा? लाइट और ऑप्टिक्स। लाइट और ऑप्टिक्स मालूम है, लाइट और ऑप्टिक्स तो अभी खुद ही बता रहे थे यार। वी स्टडी द नेचर एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अरे तो अभी 10th में पढ़ के ही आए हो, तो इसको क्या बताना? फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थ्रू लेंसेज, मिरर्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। यहाँ तुम पूछ सकते हो डिफ्रैक्शन क्या है या पोलराइजेशन क्या है, तो इनकी चिंता मत करो, इनके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा अक्षर लिख देता हूँ, इससे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस वही कहानी खत्म। वही पूछेगा ये क्या है, बोले डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, मैं 12th में बताऊंगा। वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स आपकी सेकंड बुक का आधा हिस्सा फॉर्म करते हैं, कोई चिंता नहीं, पढ़ लेंगे आराम से। रिलेटिविटी क्या है आपकी? रिलेटिविटी है, ध्यान देखना, रिलेटिविटी वो बात है जो अभी आपसे कहा था 2 मिनट पहले किसी ने पूछा था, यहाँ पर लो स्पीड क्यों लिखा है, पूछा था किसी ने। जब लो स्पीड पूछा था तो मैंने उससे एक चीज़ कही थी, मैंने कहा था फोटोन या इलेक्ट्रॉन या ऐसे और जो पार्टिकल हैं, इनकी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास तक पहुँचती है। फोटोन की स्पीड तो आपको मालूम ही है, फोटोन की स्पीड अगर आप कहेंगे तो फोटोन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पढ़ने आ रहा है, पहले ऐसा देखो जरा बच्चों, पढ़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा बता देना। यस सर आ रहा है। ठीक है, फोटोन यानी स्पीड ऑफ लाइट आपको मालूम है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सिंपल भाषा में आप इसे कह सकते हैं, ये पता नहीं कितनी होती, कई लोगों को समझ में नहीं आती, तो मैं इसको सिंपल बता देता हूँ, ये होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है, थोड़ा समझ में आती, याद रहती है। जो आप ऐसी स्पीड या इसके आसपास 3 लाख नहीं, 50,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर पर सेकंड पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा की, तो मैंने कहा था जो नॉर्मल लॉज है मैकेनिक्स के, F इज इक्वल्स टू ma या ऐसा P बराबर है mv मोमेंटम, ये आपके ठीक वैसे एप्लीकेबल नहीं रह जाते, मॉडिफिकेशन होगा जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में करते थे। तो इसलिए यही थ्योरी कहलाती है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी बताती है डील्स विद द थ्योरी ऑफ इनवेरिएंस इन नेचर एंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद अ स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में बात करती है
जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो। इक्वल नहीं कह रहे, कंपेरेबल तो हो कम से कम। क्या आप कह रहे हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट है, तो 3 लाख नहीं हो, 1,50,000, 10,000, 5,000 किलोमीटर पर सेकंड हो, कम से कम कंपैरिजन तो कर सको। हाँ ये भी चल रहा है, ठीक। अब न्यूक्लियर फिजिक्स, ये न्यूक्लियर फिजिक्स किसको याद है, लास्ट ईयर हमने पढ़ी थी, किसी को याद है? यस सर। वो एक फ्यूजन और फिजन। हाँ, सर, आप फ्यूजन और फिजन। बिल्कुल सही जवाब। आप लास्ट में वो एनर्जी सोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। इस साल वालों को पढ़ने को नहीं मिलेगा क्योंकि उनके सिलेबस से निकाल दिया गया, और हमारे साथ तो हिट हो गई, हमने उस चैप्टर को पहले ही पढ़ा दिया और हमारे पढ़ाने के 3 दिन बाद पता चला वो सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो इसलिए न्यूक्लियर फिजिक्स आप देखेंगे यही वही डिपेंड करती है एटॉमिक न्यूक्लियाई प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में भी मैंने कहा फिजन और फ्यूजन सरी की रिएक्शंस, वो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देन पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स तो समझ में आ रहा होगा, अल्टीमेट पार्टिकल्स जिनसे कि आपका मैटर बना होता है, उन पार्टिकल्स के बारे में कहीं अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो फिर कहलाती है पार्टिकल फिजिक्स। बच्चे बंद कर दो, ठीक। देन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स हमारी बात कर ही रहे थे, क्वांटम मैकेनिक्स काय से रिलेटेड होगी, ये जो हम यहाँ सिंपल बात कर रहे थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स और उनके स्पीडी मोशन से। तो ये जनरली मैंने कहा आप ब्रांचेस के नाम आपको समझ में आ जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं, आपसे कहा जाएगा जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं, मैं फिर एक बार याद दिलाऊं, फिजिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, जनरल नॉलेज। साइंस क्या है, जनरली से शॉर्ट में कहता हूँ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एटसेट्रा, एग्जैक्ट रीडिंग्स। साइंस के टाइप पढ़ लिए, बायोलॉजिकल और मटेरियल साइंसेज। फिजिक्स पढ़ लिया क्या होती है, कैसे फिजिक्स में हम किस साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। देन हमने कहा तमाम सारी ब्रांचेस हमने पढ़ी। अब जब आप फिजिक्स में जाते हैं तो फिजिक्स में ध्यान देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आप बताई जाएगी। 2 बेसिक क्वेश्चन या थ्रस्ट मानेंगे हम, जो प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स या साइंस पढ़ने के लिए, वो 2 सबसे खास प्रिंसिपल होते हैं, कहलाता है यूनिफिकेशन और एक कहलाता है रिडक्शन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है, ध्यान देखना, यूनाइट करना, एक कर देना, यूनाइट कर देना, ये तुम मीनिंग निकाल सकते हो। रिडक्शन मतलब होता है रिड्यूस करना, मतलब हम कहते हैं तोड़ना, पार्ट्स करना, ऐसा आप कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते थे तोड़ना, कम करते आना, या हम कह देंगे चलो सिंपल पार्ट्स करना। अभी मैं बात करता हूँ सबसे पहले यूनिफिकेशन की। यूनिफिकेशन मतलब मैंने कहा था एक करना। एक्चुअली फिजिक्स के तरीका एक ही है कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कोई एक लॉ पढ़ा और उस लॉ के बेसिस पे अगर आप तमाम सारी चीज़ों का, अलग अलग चीज़ों का एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये घटनाएं सारी देखने में अलग अलग है, दीज आर डिफरेंट फिनोमेना बट अल्टीमेट दीज कैन बी एक्सप्लेन बाय सिंगल लॉ, दीज आर बेस्ड ऑन द सिंगल प्रिंसिपल। और ऐसा जैसे एक एग्जांपल मान चले हमने न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ के बेसिस पे आप ग्रेविटी एक्सप्लेन कर देते हैं, आप किसी एप्पल का गिरना एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको याद आएगा तमाम सारे लोगों को हम 3rd चैप्टर मोशन भी पढ़ा रहे थे, कोई बॉल आपने ऊपर फेंकी, उसकी स्पीड कम होती है, रुक जाती है, वापस लौटती है, ये एक्सप्लेन कर सकते हो। इसी न्यूटन्स लॉ के बेसिस पे आप जो है मोशन ऑफ प्लेनेट्स, ये एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें एक सेम लॉ से आप डिसाइड कर रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं ध्यान देखना, ये सारे टॉपिक एक सिंपल से टॉपिक में यूनाइट किए जा सकते हैं कि भैया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिक प्रिंसिपल है, इसको पढ़ो तो 6 चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, इसको पढ़ लो। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये कहलाती है यूनिफिकेशन। ऐसे ही जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो शुरुआत में हम एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, मैंने कहा इसको पढ़ो, इससे 4 चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आपको याद होगा हमने जो एक मान लीजिए डायमेंशंस पढ़ी थी, अच्छा डायमेंशंस पढ़नी थी, जिन लोगों ने पढ़ी उनसे वो याद दिला रहा हूँ, बाकियों को भी पढ़ाऊंगा। डायमेंशंस पढ़ी तो मैंने कहा था फॉर्मूला भी इस्टेब्लिश कर सकते हो, वैलिडिटी चेक कर सकते हो, यूनिट्स निकाल सकते हो। तो है 4 अलग अलग काम, बट दीज कैन बी यूनाइटेड। ये आपका क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया। अब आप कहेंगे रिडक्शन क्या है, रिडक्शन के लिए बताते हैं। जैसे ध्यान देखना, किसी गैस के टेम्परेचर की या इसकी आप बात करें, गैस का टेम्परेचर इतना है, तो मालूम है गैस में अगर ध्यान देखोगे किसी भी गैस में अंदर ही अंदर
बिलियन बिलियन बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स अंदर प्रेजेंट होते हैं। बाद में अगर किसी ने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर के आसपास पढ़ा होगा तो उसे याद होगा 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कोई मुझे बताएगा? सर 6.02 into 10 to the power 24। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 6 पॉइंट कितना था 022 और इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल गैस में। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। और अगर एक मोल गैस में इतने मॉलिक्यूल होते हैं दिख रहा होगा तो मिलियन बिलियन से भी जाने कितना ऊपर है, अपने को काउंट करने में नहीं आएगा। अब मैं बात कर रहा था, आप टेम्परेचर या इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान देखना जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं गैस की हमने एक जनरल में, जब आप आगे जाएंगे हम लोग थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे अपने चैप्टर्स में भी और एक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, उसमें बताया जाएगा किसी भी गैस का टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, कुछ एक वर्ड आपने सुने भी हो सकते हैं, ये सब उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज हैं। यानी अगर आपको पूरी गैस के सिस्टम को स्टडी करना है तो एक्चुअली आप उसको क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर लें तो पूरी गैस का कार्यक्रम निकाला जाएगा। तो ये हमने क्या किया, ध्यान देखो, ये आपका रिडक्शन, पूरा एक गैस थी, आपके इतने सारे मॉलिक्यूल्स का सिस्टम था, मैंने कहा इस पूरे को मत स्टडी करो, तुम एक मॉलिक्यूल स्टडी कर लो, दैट इज द रिडक्शन। अब देखो ध्यान से, मैं तुम्हें इसको जो आपकी शीट में रिटर्न है उसमें दिखाता हूँ क्या कहता जाएगा, और अगर आप हल्का सा ध्यान देंगे जो बता रहा था उसको आपको चीजें मिलने लगेंगी। थ्योरी इसमें 2 बार एक्सप्लेन कर दी, क्या आप समझ में आए? पहला क्या कहेगा आपसे, कहेगा यूनिफिकेशन का सेंस क्या होगा। यूनिफिकेशन का सेंस होगा, कौन सा कलर लूं, मस्त एकदम खतरनाक सही वाला लेके देखता हूँ। चलो, यूनिफिकेशन का सेंस होगा कि आप कर रहे होंगे अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना। डाइवर्स मालूम है, अलग अलग विभिन्न फिजिकल फिनोमेना, जो तमाम सारे फिजिकल फिनोमेना हैं उनको आप केवल फ्यू कॉन्सेप्ट्स में या लॉज में एक्सप्रेस कर देंगे। फिनोमेना अलग अलग हैं, एक सिंपल लॉ में या 2 सिंपल लॉज में सारे आप एक्सप्लेन कर देंगे, ये यूनिफिकेशन है। यूनिफिकेशन का मैंने मीनिंग यह बताया था, इकट्ठा कर देना। आप चेकआउट करें कैसे, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, in physics attempt is made to explain various physical phenomena in terms of just few concepts and laws। जैसे we try to see the physical world as manifestation of some universal laws। हम क्या देखेंगे, जो पूरा physical world है ये किसका परिणाम है, किसका मैनिफेस्टेशन है, केवल कुछ सम यूनिवर्सल लॉ। हर घटना के लिए अलग अलग रूल नहीं लगेंगे। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी याद दिलाता हूँ लास्ट ईयर 10th से, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। दूसरा बताता हूँ सनसेट या सनराइज के बिफोर आफ्टर 2 मिनट तक दिखते रहना, किसी भी स्टार का अपनी हाइट से ऊपर दिखना। और याद दिलाता हूँ डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज द सन अपीयर्स रेड ऑरेंज, है ना। और एक आता था द स्काई अपीयर्स ब्लू। याद आ रहे हैं इनमें से 2-4 एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल आप देखना एक ही चैप्टर के एग्जाम्पल थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। यानी रिफ्रैक्शन का फिनोमेना इन 6 रिफ्रैक्शन का लॉ इन 6 फिनोमेना को एक्सप्लेन कर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम बात कर रहे थे कि आपका जो पूरा वर्ल्ड है, वी ट्राई टू सी द फिजिकल वर्ल्ड, पूरे फिजिकल वर्ल्ड को क्या क्या हम देखेंगे, कुछ यूनिवर्सल लॉज का मैनिफेस्टेशन मान सकते हैं कि इन्हीं पे डिपेंड करेगा। जैसे एक एग्जांपल वही दिया है, सेम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए फॉलिंग बॉडी, मोशन ऑफ द मून, मोशन ऑफ प्लैनेट्स। एक ही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कम से कम 6 चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अब बताओ यूनिफिकेशन का जनरल मीनिंग समझ में आ गया 2 बार में, हाँ या ना? आ गया। यस आ सर। जाता है समझ, ठीक। अब एक और नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद जो हम बात कर रहे थे रिडक्शन। रिडक्शन आप कोई डाउट? सर हाँ सर जो 4 फोर्सेस हैं, जैसे वीक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, हाँ। ये जो फोर्स है वो यूनिफिकेशन का एग्जांपल हो सकते हैं। बिल्कुल और होंगे, बाकी फोर्सेस बिल्कुल के होंगे, क्यों नहीं रिस्पांसिबल होंगे। ये आपने ध्यान नहीं दिया, आपने पूरी दुनिया भर के फोर्सेस को इन 4 फोर्सेस में समेट दिया। ये यूनिफिकेशन ही तो है। दुनिया भर के सारे Yes, sir. फोर्सेस जो होते हैं तुमने उन सबको 4 में समेट दिया। बोले सर दुनिया में 4 ही तरह के फोर्स हैं, यही तुम भी कह रहे हो, देख लो, दैट इज द यूनिफिकेशन। सही ना?
बस तुमने जो एग्जाम्पल दिया है थोड़ा सा आगे का है, मैंने उसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा नहीं होगा, इसलिए मैंने 10th का एग्जाम्पल लिया। टीचर को ये ध्यान रखना पड़ता है। 10th का मैंने वो लिया भैया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और ये वाला सनसेट, सनराइज, सन का रेड होना, स्काई ब्लू अपीयर होना, सब एक ही टॉपिक में थे रिफ्रैक्शन में। तो मेरा भी एग्जाम्पल, मैंने वो एग्जाम्पल लिया जो आप पढ़ चुके हैं, ताकि जितने लोग बैठे हैं सबको ध्यान आ जाए। अभी मैं फोर्सेस ही चर्चा करूंगा तो आदमी को ध्यान ही नहीं आएगा ये कौन सी बात कर रहे हैं, सही है। और आगे चले जाए, जैसे ये दिया न्यूटन यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल मैकेनिक्स showing that same laws of motion and the law of gravitation apply to both of them। चाहे आप टेरेस्ट्रियल पे जाएं, टेरेस्ट्रियल मतलब होता है धरती के, और सेलेस्टियल मतलब होता है आसमानी, हिंदी अनुवाद कर दिया है। टेरिटरी जमीन के ऑब्जेक्ट लें, या सेलेस्टियल बॉडीज तो मालूम है स्पेस बॉडीज, दोनों के लिए उसने क्या कहा, सेम लॉज ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइड टू बोथ ऑफ देम। अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल ले रहा हूँ, जो आपको समझ में आए यूनिफेक के उसका मतलब समझ में आ जाए। ऑरस्टेड और फेराडे ने क्या शो किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना कैन नॉट बी सेपरेटेड। इलेक्ट्रिकल में और मैग्नेटिज्म आप ये लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं, मैं याद दिलाऊं, आपने पढ़ा था अगर एक कॉइल और मैग्नेट इनमें आप मूवमेंट कराएं, मूवमेंट मैग्नेट का होता था, डेवलप करंट हो जाती थी। दूसरा याद दिलाता हूँ, आपने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, किसी वायर से किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करें, उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता था। तो इसका मतलब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी अल्टीमेटली एक ही है। नेक्स्ट क्या है, मैक्सवेल यूनिफाइड मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स शोइंग दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब आप कह रहे हैं लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब 3 टॉपिक आपने कहीं ना कहीं बेसिक प्रिंसिपल्स के तौर पे इकट्ठे कर दिए। लाइट यानी ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। क्यों, ऑरस्टेड ने और इन्होंने क्या शो किया, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी एक ही चीज़ है, और इसने कहा लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी लाइट भी उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करेगी जो इनके होंगे। इस तरह से लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बेसिक रूल मालूम होने चाहिए। तो ये यूनिफिकेशन है कि रूल इलेक्ट्रिसिटी के हैं पर मैग्नेटिज्म को भी गवर्न कर देते हैं और लाइट की प्रॉपर्टीज को भी गवर्न कर देते हैं, दैट इज द यूनिफिकेशन। फिर एक आध और दिए अब्दुल सलाम ने शो किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रो वीक फोर्स। तो ये मैंने कहा कुछ एग्जांपल जनरली आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप जाएंगे बाद रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म मैंने क्या कहा था, किसी बड़ी चीज के छोटे से पार्ट को पढ़ लेना। टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस का एग्जांपल दिया था। देखें ध्यान से, ये क्या कहेगा, ये आपसे कहेगा इसका क्या 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 मीनिंग होगा हमारे लिए। रिडक्शनिज्म का मीनिंग है अटेम्प्टिंग टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स। पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी डिराइव नहीं करेंगे हम, किसकी प्रॉपर्टी डिराइव करेंगे, जो सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट हैं। जैसे मैंने कहा कोई गैसियस सिस्टम है, उसके मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी देख लो, आपको सारी प्रॉपर्टीज अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। A related effort is to derive the properties of a bigger, more complex system from the properties and interaction of its constituent simple parts। क्या कर रहे हैं ध्यान देखो, मैं तो मतलब फिर से दिखा देता हूँ। एक एफर्ट करेंगे हम डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक सिलेंडर में भरी हुई गैस, बड़ा सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि अभी आप में से कोई कह रहा था इसमें 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, गिनने में भी नहीं आएंगे कौन सा कहाँ भाग रहा है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज हम कैसे स्टडी करेंगे, इसके इंटरेक्शन कैसे, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल पार्ट्स। एक या 2 मॉलिक्यूल के हम स्टडी कर लेंगे, ये ऐसा कर रहा है तो उनका हमें आइडिया लग जाता है, ये रिडक्शनिज्म है। दिस अप्रोच इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। क्या समझ में आता है, और इसलिए कहा जाता है हार्ट ऑफ द फिजिक्स, क्योंकि ध्यान देखना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरे के पूरे सोलर सिस्टम की स्टडी कर सकें या पूरे ब्रह्मांड की स्टडी कर सकें। इसलिए आप क्या करते हैं, आप एक स्टार की स्टडी कर लेते हैं। भैया इसमें जैसे लास्ट ईयर याद दिलाता हूँ, फ्यूजन से याद है, फिजन और फ्यूजन पढ़ते थे, कहा जाता था सन या स्टार की एनर्जी का सोर्स क्या है, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। अब अगर हमने एक स्टार पढ़ लिया तो तुम ध्यान देखो पूरा यूनिवर्स पढ़ लिया गया, एक एक स्टार पढ़ने जाऊंगा
कितने स्टार होंगे मुझे तो ये भी नहीं पता, किस किस के दरवाजे जाऊंगा। इसलिए मैंने कहा ये अटेम्प्ट है आपका जो आपके कहलाता है रिडक्शनिज्म। किसी इतने बड़े सिस्टम को, पूरे यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए पूरे यूनिवर्स में भटकने की ज़रूरत नहीं है। सोलर सिस्टम अगर हमने अपना पढ़ लिया तो जो अदर सोलर सिस्टम्स हैं उनकी स्टडी हमारे लिए सिमिलर हो गई, सेम हो गई। क्या है क्लियर है? यही है एक्सप्लेन अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। कैसे एक्सप्लेन करते हैं? इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। बड़ा सिस्टम है मैक्रोस्कोपिक, छोटे छोटे कॉन्स्टेंट की प्रॉपर्टीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। अब ये क्लियर हो जाता है? हाँ ना बताएं, कोई डाउट हो तो मुझे पूछे फुर्ती से। सर ये रिडक्शनिज्म उसका यूनिफिकेशन का अपोजिट कह सकते हैं? नहीं, यूनिफिकेशन था एक लॉ सब में लगेगा, और रिडक्शनिज्म कह रहा है कि किसी सिस्टम को पूरा पढ़ने की, ये लॉ के बारे में नहीं है, सिस्टम के बारे में। वो ये कह रहा था कि आपके जितने भी हम कहते हैं वो है तमाम सारे स्पेस, धरती, समंदर, इन सब को हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से नाप सकते हैं। यानी सबका बेस एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ये है यूनिफिकेशन। रिडक्शनिज्म ये था कि आपको पूरा समुद्र स्टडी करने की जरूरत नहीं, आप 1 लीटर पानी की स्टडी कर लें, उस बेसिस पे आप पूरे समुद्र की डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये इसका रिडक्शनिज्म मतलब किसी भी सिस्टम के एक पार्ट को, जो मैंने कहा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है बड़ा, उसके छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी कर लो। पूरे समुद्र का टेम्परेचर, डेंसिटी और सॉल्ट रेशियो कहाँ पढ़ने जाओगे? ये उल्टा मत कहना, दोनों है सुनने में लगते हैं लेकिन है उल्टे नहीं है, अपोजिट नहीं है। ठीक है, ओके सर। चलो, तो ये आपका रिडक्शनिज्म हो गया। ये आपको समझ में आ जाता है, आई होप सो। जैसे कि एग्जांपल वही वाला दिया है, इसी को हम दिखा देते हैं। क्या एग्जांपल कह रहा है? थर्मोडायनेमिक्स वाज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जैसे टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, यही दे रहे थे इसलिए दिया था, एंट्रोपी और एक्सेट्रा। लेटर ऑन क्या पता चला? दीज प्रॉपर्टीज वर एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन प्रॉपर्टीज को हमने काय के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं? मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी, मॉलिक्यूल्स के टर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर ले जाओगे। तब मेरा ख्याल है ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। हाँ ना बताएं, कोई शंका हो तो और पूछें फुर्ती से। नहीं, अब ध्यान देखना, इसके बाद हम अगले टर्न पे कुछ छोटी छोटी चीजें और डिस्कस करेंगे। एक स्कोप ऑफ फिजिक्स, एक एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, और एक सबसे सस्ती चीज तमाम सारे साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज। अब इसका हमारे पास सबसे सिंपल इलाज होगा कि अभी मैं आपको एक शीट भेज दूंगा, तो इसमें से कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। जैसे फिजिक्स का स्कोप क्या है भैया? फिजिक्स का स्कोप ये है, छोटे से लेके बड़े तक काम करेगी। कोई आदमी 2 फुट भी चल सकता है और 2000 किलोमीटर भी चल सकता है। यानी मोशन का जो क्राइटेरिया है, मोशन का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, तो बोले 1 इंच से लेके 1 लाख किलोमीटर तक तो ये स्कोप है। छोटे से लेके बड़े से बड़े तक बात करता है फिजिक्स। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन के मास की बात करती है, इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे छोटा पार्टिकल, और प्लैनेट्स की बात भी करती है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह तक आप देखेंगे फिजिक्स का स्कोप है। इस पे हम लोग अगले टर्न में चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये बताएं कि आज की कहानी समझ में आ गई या नहीं? बताएं बालकों, फुर्ती से समझ में आ जाती हैं। अब सबसे खास काम मैं बताऊं, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। शीट अभी मैं आप भेज दूंगा, एक बार शीट के पार्ट्स को हम बता दें, तो दिखा देता हूँ क्या क्या होगा। एक आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स बताएगा छोटा छोटा, एक हम कहते हैं इसके बाद जो है ये माइक्रोस्कोप है, ये एक्साइटमेंट बताएगा क्यों है फिजिक्स की स्टडी में, क्या मज़ा आता है, तो बताएगा हाउ डे एंड नाइट आर फॉर्म, हाउ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फॉर्म्ड, कैसे सैटेलाइट वर्क करते हैं। सारे प्रश्न जो यहाँ पर लिखे हैं यही तो फिजिक्स का एक्साइटमेंट है, ये जानना है। एक आदमी को क्वेरी होगी यार ऐसा कैसे होता है, तो एक्साइटमेंट होगा तो फिजिक्स अपने आप पढ़ेगा बेचारा, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आगे जाएंगे, तमाम सारी चीज़ें बताएगा। जैसे सम अदर पीपल गेट एक्साइटमेंट इन कैरिंग आउट न्यू चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट्स। कुछ साइंटिफिक टाइप के होंगे, उन्हें नया एक्सपेरिमेंट करने, बोले यार ऐसा किया जाए शायद ऐसा हो। चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट्स में उन्हें एक्साइटमेंट आएगा, तो एक्साइटमेंट मतलब मजा कुल मिला के।
तो कहाँ तुम्हें मजा आना है वो हम बता देंगे। अप्लाइड फिजिसिस्ट जो है उन्हें काय में ग्रेट सेटिस्फैक्शन व्हेन दे डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तमाम सारे फिजिसिस्ट को कहाँ मजा आएगा, कहाँ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि उन्होंने ह्यूमन में जो आपका वो है उसके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी या वो डेवलप की। किसी ने कंप्यूटर डेवलप किया, किसी ने लेज़र टेक्निक डेवलप की, चलो छोड़ो हम कहते हैं बहुत पुरानी बात आते हैं। किसी ने बल्ब बनाया, उसके पहले दिए और मोमबत्ती से काम चला रहे थे तो बल्ब बनाया तो उसको क्या मिला, सबसे पहली चीज़ उसको एक सेटिस्फैक्शन मिला, बोले भैया मैंने देखो कितनी अच्छी चीज़ बनाई। तो ये एक्साइटमेंट उनका एक बार पढ़ सकते हो, अगले टर्म में इनकी चर्चा भी कर देंगे बहुत तेज़ी से। अदर साइंसेस से आपका क्या रिलेशन है, मैथमेटिक्स से या मैंने कहा केमिस्ट्री से या बायोलॉजी से, आखिरकार फिजिक्स इनसे कहाँ रिलेट करती है, इनकी स्टडी में फिजिक्स की कोई इम्पोर्टेंस है क्या? बिल्कुल होगा, जिसे बता देंगे। मान चलो बायोलॉजी वाले बैठे होंगे, कुछ वो पूछेंगे हमें फिजिक्स कहाँ लगेगी, तो बताएंगे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। अगर तुम्हें सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है नहीं होती है, सेल होती भी नहीं होती है, तो बायोलॉजी थोड़ी बताएगी। कौन बताएगा? फिजिक्स बताएगा, क्योंकि फिजिक्स का जब तक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आपके सामने नहीं आएगा तब तक आपको समझ में आएगा, तब तक वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। तो ये हमने कहा अदर साइंसेस के अलावा आप देखेंगे कुछ पार्ट ये रहेंगे हमारे पास। इसके बाद जो है